अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं उस पे हम बात करेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर मददगार होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये टर्म्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज होते हैं, अक्सर यूज होते हैं और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते या कुछ लोगों को समझ में नहीं आते। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सकवेशन है, ग्राउंड लेवल है, प्लिंथ लेवल है, डीपीसी है, वर्केबिलिटी है, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, डिफ्लेक्शन, क्यूरिंग एंड ड्यूरेबिलिटी पे हम बात करेंगे। एक्सकेवेशन जो फाउंडेशन बनाने के लिए हम सॉइल या रॉक्स जो सरफेस में मौजूद होते हैं उसको हम रिमूव करके जो स्पेस बनाते हैं फाउंडेशन के लिए उसको हम एक्सकेवेशन बोलते हैं। इट इज़ डन यूजिंग मैन्युअली टूल्स और हैवी मशीनरी से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हम एक मशीन से हमने एक्सकेवेशन की है फॉर द फाउंडेशन। ग्राउंड लेवल क्या है? ग्राउंड लेवल द नेचुरल सरफेस लेवल ऑफ द अर्थ बिफोर एनी एक्सकवेशन और फिलिंग इज डन। जब फिलिंग भी ना हुई हो और एक्सकवेशन भी ना हुई हो, जो नेचुरल सरफेस हो अर्थ का उसको हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं। इट इज ओरिजिनल हाइट ऑफ द लैंड वेयर कंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड planned and is used as a reference point to measure excavation और fill। जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल के लेते हैं, वो सरफेस नेचुरल सरफेस होता है उसकी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के तौर पर हम 10 फुट फिलिंग करते हैं, 10 फीट हम इसके एक्सकवेशन करते हैं। जैसे कि हम ऐसे ऐसे टर्म्स बोलते हैं कि हमें 10 फीट या 10 मीटर हमने फिलिंग करनी है, एक्सकवेशन करनी है। वो कौन से ट्रेंड जो है ना फुट हम यूज करते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट कौन सी होती है, वो ग्राउंड लेवल है। नेचुरल ग्राउंड सरफेस को हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लिंथ लेवल, द लेवल ऑफ द फ्लोर जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के जस्ट अबव होता है, आ जाता है प्लिंथ लेवल। इट इज हाइट बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द फिनिश्ड फ्लोर लेवल of the building's ground floor, typically raised to the prevent water sucks and dampness from entering the structure। जो ये प्लिंथ लेवल है वो इसलिए यूज करते हैं हम ताकि बिल्डिंग्स ग्राउंड फ्लोर टाइपिकली रेज्ड प्रिवेंट वाटर से हम प्रिवेंट कर सके, बचा कर सके इंसेक्ट एंड डेपनेस फ्रॉम द इंटरनल सरफेस। ये आप देख सकते हैं, ये जो अर्थ की सरफेस है ये हम उसको हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं, और ये जो हाइट है उसको हम प्लिंथ हाइट बोलते हैं, और ये जो बीम है यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम प्लिंथ बीम बोलते हैं। ये प्लिंथ लेवल है, ये जो बीम है वो प्लिंथ लेवल पर दिया गया है। ये आप क्लियरली समझ लें, ये जो ग्राउंड लेवल है, ये जो नेचुरल सरफेस है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल। जो ये बीम है उसको हम प्लिंथ बीम बोलते हैं, और ये बीम जिस लेवल पर है उसको हम प्लिंथ प्लिंथ लेवल बोलते हैं। और ये जो दोनों में डिफरेंस है हाइट है उसको हम प्लिंथ हाइट बोलते हैं या प्लिंथ लेवल ये है। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स। डीपीसी इज अ लेयर ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल प्रोवाइडेड इन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल। ये क्या होता है? जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल पर जो है ना वो यूज होता है। ये होता क्या है? डीपीसी इज अ लेयर ऑफ वाटर प्रूफ लेयर होता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, और डैम्पनेस फ्रॉम द ग्राउंड राइजिंग इनटू द वॉल्स। जो वॉल्स पे जो है ना डैम्पनेस आती है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए वाटरप्रूफ लेयर देते हैं जस्ट अबव द प्लिंथ लेवल, उसको हम डीपीसी बोलते हैं। डीपीसी भी मुझे उम्मीद है कि क्लियर आपको हो। अब आ जाता है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये कंक्रीट में होता है, ये कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है। वर्केबिलिटी refers to how easily fresh concrete can be mixed। फ्रेश कंक्रीट को कितना आसान तरीके से हम मिक्सड कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं, कंपैक्ट कर सकते हैं या फिनिशिंग कर सकते हैं विदाउट सेग्रीगेशन और बिल्डिंग भी ना हो उसमें और सेग्रीगेशन भी ना हो। ये दोनों भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वर्केबिलिटी क्या हो, कितना आसान तरीके से हम कंपैक्ट कर सकते हैं या प्लेस्ड कर सकते हैं उसमें जो सेग्रीगेशन या बिल्डिंग भी ना हो। वर्केबिलिटी ये कंक्रीट को हम करते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है। हाई वर्केबिलिटी इजी टू पोर बट एंड फिनिश। लो वर्केबिलिटी हार्ड टू हैंडल। जैसे कि लो वर्केबिलिटी हार्ड टू हैंडल, लो वर्केबिलिटी हो गई तो हार्ड टू हैंडल, उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। मे काज गेप्स और वीक स्पॉट्स। वीक स्पॉट्स भी हैं या गैप्स भी आ जाते हैं जैसे कि लो वर्केबिलिटी हो।
हाई वर्केबिलिटी में इजी टू पोर एंड फिनिश होता है। लेकिन वर्केबिलिटी, आप ये याद रखना कि हाई वर्केबिलिटी में इजी टू पोर एंड फिनिश तो होता है, लेकिन हाई वर्केबिलिटी स्ट्रेंथ लो हो जाती है, लो वर्केबिलिटी पे स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। वर्केबिलिटी कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज है ये स्ट्रेंथ से जो है ना वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्केबिलिटी आप हाई करेंगे स्ट्रेंथ लो हो जाएगी, वर्केबिलिटी को लो करेंगे स्ट्रेंथ हाई हो जाएगी। ये आप ज़हन में रखें। ऐसे ना हो कि हाई वर्केबिलिटी मैंने आपको बताया है इजी टू पोर एंड फिनिश, हाई वर्केबिलिटी कर दें आप, इजी टू पोर तो फिनिश तो होगा लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इसकी, ये आप ज़हन में रखें। एंड लो वर्केबिलिटी में हार्ड टू हैंडल तो होगा लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इसकी, ये आप ज़हन में रखें। वर्केबिलिटी को क्लियरली समझ लें। अब सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जो कंक्रीट से अलग हो जाएं, लाइक सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स। ये जो मटेरियल्स हैं ये कंक्रीट से अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो इसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग हैंडलिंग और मिक्सिंग और प्लेसिंग, प्लेसिंग के दौरान या हैंडलिंग के दौरान ये सीमेंट, कंक्रीट, सैंड है, ये कंक्रीट से अलग हो जाएं तो इसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। Segregation is the separation of concrete ingredients. ये देख सकते हो आप, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सेपरेट हो गए हैं कंक्रीट से, ये जो एग्रीगेट्स हैं ये सेपरेट हो गए हैं, ये पुअरली जो है ना वो मिक्स्ड है, ये सेग्रीगेशन है इसमें, ये देख सकते हो। Bleeding. Bleeding is a process where excess water rise to the surface of freshly placed concrete. Freshly placed concrete जब की गई हो, वाटर उसका जो कभी कभी राइज हो जाता है नेचुरल सरफेस से, कंक्रीटिंग के सरफेस से वाटर जब राइज हो जाए तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वाटर जो कंक्रीटिंग की गई है उसका जो सरफेस है कंक्रीटिंग का, उसका ये जो वाटर है वो राइज हो गया है इसका। डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन लेंथ। बेंडिंग क्या है? बेंड हो जाए, चेंज इन लेंथ हो जाए तो इसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइक अ बीम और स्लेब, बीम में स्लेब में चेंज इन लेंथ आ जाए या बेंडिंग आ जाए तो उसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। when it is subjected to a load, जब स्लेब्स में या बीम्स में लोड आ जाता है तो वो बेंड हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन लेंथ है, उसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आ जाता है क्यूरिंग। क्यूरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सिविल इंजीनियरिंग का, जो यूज होता है कंक्रीटिंग के लिए ही। कंक्रीटिंग में क्यूरिंग होती है। क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग मॉइस्चर। मेंटेनिंग मॉइस्चर, ये आप याद कर लें। क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग मॉइस्चर एंड टेम्परेचर in freshly placed concrete to ensure proper strength and durability. स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जो मेंटेनिंग मॉइस्चर किया जाए तो उसको हम क्यूरिंग बोलते हैं। अब कंक्रीटिंग हमने कर ली, 10 आवर्स के बाद उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो पूरा हो गया। अब इसकी हम क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग 28 डेज तक होती है नॉर्मली, 7 डेज तक भी होती है, 14 डेज तक भी होती है, लेकिन जो 100% स्ट्रेंथ है क्यूरिंग, आफ्टर क्यूरिंग के, जो क्यूरिंग की 28 डेज क्यूरिंग है उसके बाद आती है कंक्रीटिंग की। क्यूरिंग होता क्या है? मेंटेनिंग द मॉइस्चर, मेंटेन करना होता है। क्यूरिंग, कंक्रीट का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं उसकी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये स्लेब है या कुछ है, इसकी क्यूरिंग हो रही है मेंटेनिंग करने के लिए। मॉइस्चर को मेंटेनिंग करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। ड्यूरेबिलिटी मींस द एबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर और मटेरियल टू रेजिस्ट वेदरिंग। वेदरिंग को रेजिस्ट करने के लिए जो एबिलिटी हो किसी भी मटेरियल में या स्ट्रक्चर में, उसको हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। टाइम के दौरान। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।